हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग टीचर्स। दोस्तों, हमने एल्गी को स्टडी करना स्टार्ट किया है और एक वीडियो इसकी ऑलरेडी आ चुकी है। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अगर हम रिवीजन करें तो हमने कुछ साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ा था जिन्होंने अलग अलग इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं। अभी भी उनमें हमने बहुत सारे नाम नहीं लिए हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक टास्क देता हूं। हैमरलिंग ने किस प्लांट सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ये आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप उसे सर्च करके लिखिए, मगर लिखिएगा जरूर। इससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा। अक्सर ये 2-3 बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखा गया है, इसलिए ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं। हम आगे भी आने वाले वीडियोस में उसके बारे में बात करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं एल्गे में हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस जगह पर ग्रो कर रहा है, उसके आसपास कैसा एरिया होता है, उसके आसपास पानी है, हवा है, जमीन है, किस तरह का पानी है, मीठा पानी है, खारा पानी है, राइट। अगर जमीन है तो कैसी जमीन है, यानी कि अगर वहां पे सॉइल प्रेजेंट है तो कैसा एरिया है, वो मार्शी एरिया है या फिर सॉलिड टेरेस्ट्रियल एरिया है। मार्शी यानी जहां कीचड़ होता है, दलदल जैसा एरिया होता है, वैसा है, ठीक। तो उसे हम कहते हैं उसका सराउंडिंग या हैबिटेट। तो हैबिटेट जो एल्गी का होता है वो अलग अलग होता है। मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। पानी हमें पता है कि 2 तरह का होता है, या तो वो ओशनिक वाटर होगा, सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर होगा, या तो फिर वो स्वीट वाटर होगा, है ना, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो या तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे या तो मरीन वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है। मरीन वाटर यानी जो सॉल्टी वाटर होते हैं, और फ्रेश वाटर यानी जो नदी और नहरों और स्ट्रीम्स का पानी होता है ना, जो बहता हुआ फ्रेश पानी होता है, मीठा, उसमें पाए जाने वाले फ्रेश वाटर एल्गी कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक्वेटिक इनका हैबिटेट होगा, यानी कि पानी में पाए जाएंगे, हाइड्रोफाइट, ठीक। अब अगर पानी में पाए जा रहे हैं तो फ्रेश वाटर हो सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर है तो वो रनिंग फ्रेश वाटर है या स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर है, यानी कि एक ही जगह पर रुका हुआ पानी है या फिर बहता हुआ पानी है। इसके बेसिस पे हमने 2 कैटेगरीज बना ली हैं। तो फ्रेश वाटर में भी अगर कोई अलगा रनिंग वाटर में पाया जा रहा है तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? यूलोथ्रिक्स, कैरा, क्लैडोफोरा, उडोगोनियम, ये सभी ग्रीन एल्गे हैं, यानी कि ये सभी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करने में और चीजों को याद रखने में सुविधा हो, इसलिए जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं उनको मैंने ग्रीन कलर में ही लिखा हुआ है, तो इससे आसानी होगी आपको ध्यान में भी रखने में। क्योंकि अक्सर हमारी जो मेमोरी होती है वो फोटोजेनिक होती है ना, हमें फोटो या इमेज के फॉर्म में चीजें याद रहती हैं। तो अगर ये यहाँ पे याद रह गई तो आपका काम एग्जाम में बन जाएगा। अगली चीज है स्टैग्नेंट वाटर, यानी ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी। तो वहां पे एग्जांपल्स क्या क्या हैं? हाँ, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिसमैच हो गया। जो वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन जैसे प्लांट्स हैं, स्पाइरोगायरा, है ना, इवन क्लेमाइडोमोनास, ये भी ग्रीन एल्गी ही हैं। ये सभी कौन से हैं? ये सभी भी क्लोरोफाइसी ही हैं, यानी कि ये सभी भी ग्रीन एल्गी हैं। इनके साथ साथ बेट्रैकोस्पर्मम, ये एक नाम आ गया है, और ये एक रेड अलगा है, इसको मैंने रेड में लिख दिया है। लैमनिया, ये एक नाम आ गया है, इसे भी मैंने रेड में लिख दिया है। बाकी इसके ऊपर के ये जो सारे नाम दिख रहे हैं आपको स्टैग्नेंट वाटर में, ये सब ग्रीन एल्गी होते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो रेड एल्गी होते हैं, यानी रोडोफाइसी, है ना, जो रोडोफाइसी या रेड एल्गी होते हैं वो सब मरीन वाटर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मरीन वाटर में। बट यहां पर ये 2 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, बेट्रैकोस्पर्मम और लिमानिया, राइट। इनमें से भी ये जो बेट्रैकोस्पर्मम ये नाम है, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि वो कौन सा रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, राइट। तो हमारा आंसर यही होगा, या तो बेट्रैकोस्पर्मम या तो लिमानिया, ठीक। इन दोनों नामों को ध्यान में रखिए। ये रोडोफाइसी के मेंबर हैं, लेकिन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठहरे हुए मीठे पानी में, राइट। इसके बाद आता है मरीन वाटर, यानी कि समुद्री जल, है ना, जो खारा पानी होता है। उसमें फियोफाइसी के सभी मेंबर्स आते हैं। सारे फियोफाइसी किस में पाए जाएंगे? मरीन वाटर में पाए जाएंगे। ये ब्राउन एल्गी होती हैं, ठीक है। क्राइजोफाइसी, मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। क्राइजोफाइसी के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? डायटम्स, ठीक है। तो ये जो डायटम्स हैं, ये जो क्राइजोफाइसी हैं, इन्हें
ये भी कहाँ पाए जाएंगे, मरीन वाटर में पाए जाएंगे। इसके साथ रोडोफाइसी, अभी मैंने आपको बताया सभी रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी होती हैं ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर बैट्रैकोस्पर्मम एंड लिमानिया। ये दो ऐसे रेड एल्गी हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं, वो भी ठहरे हुए स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। यहां पर एक नाम आपको दिखाई दे रहा है एसिटाबिलारिया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। एसिटाबुलारिया इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको कमेंट में बताना है, राइट। तो ये टास्क अगर आप कर लेते हैं, आपको दो चीजें मैंने दी हैं। पहला, हैमरलिंग ने कौन से सेल में न्यूक्लियस खोजा था, और दूसरा एसिटाबुलारिया, इसका क्या रिलेशन है उस पहले वाले क्वेश्चन के साथ। ये दो चीजें आपको ढूंढनी है और कमेंट करना है, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी पे। अब आपको पता है कि सॉइल इज कॉल्ड एज एडाफिक फैक्टर। सॉइल क्या होता है, एडाफिक फैक्टर होता है। तो यहां से एडाफ शब्द लिया गया है और यहां बन गया है एडाफोफाइट। मैंने आपको बताया था फाइटोन यानी प्लांट्स। तो एडाफोफाइट्स वो एल्गी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो सॉइल पे ग्रो होते हैं। अब जो सॉइल होती है वो भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे या उसका अलग अलग लेयर होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर पे जो एल्गी ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेफोफाइट। सेफोफाइट यानी सॉइल में भी सबसे टॉप वाली लेयर पर, उसकी सरफेस पर, है ना। तो कौन कौन से हैं वो, यहाँ पे देखिए फ्रिट्शिएला, ये नाम आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में जब हमने डिस्कस किया था कि F.E. फ्रिट्ज ये फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहे जाते हैं, और उनके जो स्टूडेंट थे M.O.P. अयंगर, ये हैं इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी, है ना। इन्होंने अपने गुरु को रिस्पेक्ट देने के लिए, शो करने के लिए एक प्लांट को, एक एल्गी को ये नाम दे दिया फ्रिट्शिएला, ठीक है। और फ्रिट्शिएला किस तरह की सॉइल पे ग्रो होता है, एसिडिक सॉइल पे ग्रो होता है, राइट। इसके बाद में अगला है ज़ैंथोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं, ये दो नाम उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो सॉइल में ग्रो होते हैं और फर्टाइल सॉइल में ग्रो होते हैं। ये ज़ैंथोफाइसी के मेंबर हैं, इन्हें हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। इसमें वाउचेरिया और बॉट्रेडियम, ठीक, ये दो नाम आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, है ना। तो क्रिप्टोफाइट्स यानी कि सॉइल सरफेस के अंदर छिपे हुए होंगे। एक तो ऊपर होगा सिडाफोफाइट और दूसरा सॉइल सरफेस के नीचे होगा। इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको सिर्फ ये आ जाएगा कि सॉइल में कौन सा ग्रो होता है, ऊपर है नीचे है, उसे बहुत डिटेल में अब तक तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट हो सकता है बाई चांस हमें क्वेश्चन मिल जाए, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। इसलिए यहाँ पर ये डिटेल में थोड़ा सा दिया हुआ है, आपको हो सके तो जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे नॉस्टॉक, एनाबेना, ये दोनों पाए जाते हैं एल्कलाइन सॉइल में। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया फ्रिट्शिएला जो होता है ये एसिडिक सॉइल में पाया जाता है, ठीक। ज़ैंथोफाइसी के ये जो दो मेंबर हैं फर्टाइल सॉइल में ही मिलेंगे हमें। और उसी तरह से ये जो नॉस्टॉक और एनाबेना, ये दो बीजीए हैं। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, और ये हमें मिलेंगे अल्कलाइन सॉइल के अंदर ही, राइट। इसके साथ साथ क्लोरेला, ये क्लोरेला कौन है, ये क्लोरेला है क्लोरोफाइसी का मेंबर। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, तो क्लोरेला ग्रीन एल्गा है। दोस्तों ये जो क्लोरेला होता है इसे हम कहते हैं SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है यानी ग्रीन एल्गा है, और ये यूनिसेलुलर होता है। इसके साथ साथ ही इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन रिच होता है, इसीलिए इसकी टैबलेट्स बनाकर हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डाइट भी यूज करते हैं। यानी कि जिन लोगों को प्रोटीन की कमी होती है, भोजन से प्रोटीन नहीं मिलता, तो वो लोग इस अलगा को खाकर अपने प्रोटीन की कमी को पूरी करते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है, इसीलिए इससे मिलने वाले प्रोटीन को या इस अलगा को हम कहते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। इसी तरह से एक साइनोफाइसी का यानी ब्लू ग्रीन एल्गे का भी मेंबर है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। आगे कहीं उसका नाम आएगा तो हम फिर से एक बार ये पॉइंट को रिफ्रेश कर लेंगे ताकि ये हमें याद हो जाए। तो स्पाइरुलिना को भी हम कहते हैं SCP, जो कि ब्लू ग्रीन अलगा होता है और वो स्पाइरल होता है स्ट्रक्चर में, इसीलिए उसको स्पाइरुलिना कहा जाता है, ठीक। वो भी प्रोटीन रिच होता है। अब अगर वो ब्लू ग्रीन अलगा है तो नाइट्रोजन फिक्स करेगा और नाइट्रोजन से बनेगा अमीनो
अम्ल अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से बनता है प्रोटीन। अगर आप इस तरह से भी कनेक्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, उनमें न्यूक्लियोटाइड्स भी बनते हैं नाइट्रोजन की वजह से। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्स करने की वजह से ये कुछ उनको पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगला, यहाँ पे दो एल्गा ऐसे हैं जो ट्री ट्रंक पे ग्रो होते हैं, एक है साइटोनीमा, दूसरा है प्रोटोकोकस। अभी जो साइटोनीमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है फॉल्स ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें शाखाएं मिलती हैं, ब्रांचेस मिलती हैं, लेकिन वो ट्रू ब्रांच नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए ये कई सेल्स हैं, इसके ये मल्टी सेल्यूलर अलगा होता है, तो यहाँ पे कई सारे सेल्स हैं, ये सेल्स बढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर कोई एक सेल है, अच्छा ये ब्लू ग्रीन अलगा होता है। अब अगर ब्लू ग्रीन अलगा है तो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि इनमें स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स या सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम अकाइनिड्स कहते हैं, है ना। जब एडवर्स कंडीशन होती है, जब आसपास माहौल बहुत सूखा हो जाता है, इन्हें न्यूट्रिशन मिलने की कमी हो जाती है, उस समय ये अपने सेल्स को हार्ड कवर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये सेल्स एडवर्स कंडीशन को क्रॉस कर जाते हैं, और जब फिर बरसात होती है, फूड मटेरियल सफिशिएंट अमाउंट में इनके आसपास हो जाता है, तो इनका जो ऊपर का कवरिंग है सेल का, वो डिसॉल्व हो जाता है, और अंदर से फिर नया जर्म ट्यूब के फॉर्म में या जर्म लेयर के फॉर्म में ये सेल्स फिर डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब ये जो हार्ड कवरिंग है ये एक स्पोर की तरह दिखाई देता है, और इन्हीं स्पोर्स को हम कहते हैं एकाइनिड्स। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ एकाइनिड्स हैं, ठीक। अब ये एकाइनिड्स यहाँ से डिटैच हो गए, अलग हो गए, यहाँ पे बाकी के लिविंग सेल्स हैं, है ना। तो सेल्स थे, अब यहां से अगर एकाइनिड्स चले गए तो ये जगह खाली हो गई। अब यहाँ जो सेल्स हैं वो इस डायरेक्शन में डिवाइड होंगे, यहाँ जो सेल्स हैं वो इस डायरेक्शन में डिवाइड होंगे। एक समय आएगा कि ये दोनों आपस में यहाँ पर आकर मिल जाएंगे। इसके बाद भी ये आगे बढ़ता रहेगा, डिवीजन इसमें चलता रहेगा, और डिवीजन होना इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो यहाँ पे नए सेल्स इस तरह बनने लगेंगे, और यहाँ नए सेल्स इस तरह बनने लगेंगे, ठीक है। अब जो साइनोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, उनके ऊपर एक जिलेटिनस लेयर पाई जाती है, एक बड़ी पतली सी लचीली सी परत होती है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, उनके अंदर का मॉइस्चर बचा कर रखती है। तो इसकी वजह से ही हमको दिखाई देता है कि ये एक दो ब्रांचेस हैं, लेकिन एक्चुअली ये ब्रांच नहीं है, ये है एक ही ब्रांच, जो कि दो अपने पार्ट्स के टकराने की वजह से इस तरह से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है। ये एक्चुअल ब्रांच नहीं है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइटोनीमा में आपको क्या मिलता है, साइटोनीमा में आपको फॉल्स ब्रांचिंग मिलती है, राइट। इसके साथ ही यहाँ पे प्रोटोकोकस नाम भी आया, और ये दोनों ही ट्री के ट्रंक पे ग्रो करते हैं, है ना। ये इनकी हैबिटेट के बारे में हो गया। इसके बाद कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स, ऐसी जगहों पर भी एल्गे ग्रो हो जाते हैं जहां बहुत एडवर्स कंडीशन होती है, जिनमें से एक है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट का मतलब क्या होता है, ये कीचड़ है आप समझिए, यानी कि यहाँ पे बहुत ही मार्शी सॉइल पाई जाएगी। यहाँ कैसी सॉइल मिलेगी, मार्शी सॉइल, यानी कि दलदली मिट्टी मिलेगी, ठीक। यानी कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट सॉइल में बहुत ज्यादा होगा, ठीक। अब यहां पर ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गहाई, इसके साथ में ड्यूनालिएला, एंटेरोमॉर्फा, स्टेफेनोप्टेरा। ये चार नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हेलोफाइट्स एल्गे में पूछना होगा तो इन्हीं चार में से कोई एक नाम आपको ऑप्शन में जरूर दिखेगा। इसके साथ ही अगला है थर्मोफाइल, या इसे हम थर्मोफाइट भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्लांट ही है। तो थर्मोफाइट या थर्मोफाइल, थर्मो का मतलब आप समझ रहे होंगे टेम्परेचर से है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जहां हाई मिलता है, रेगुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा, उन जगहों पे ये एल्गे ग्रो करते हैं। कौन कौन से, ऑसिलेटोरिया ब्रिविस, यहाँ पे स्पीशीज भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, खाली जीनस याद रखने से काम नहीं चलेगा, ओके। ऑसिलेटोरिया ब्रिविस, इसके साथ जो तीन जीनस और हैं, फॉर्मिडियम, मैस्टिगोक्लैडस और सिनेकोकोकस, ठीक। ये चार हैं, ऑसिलेटोरिया ब्रिविस, फॉर्मिडियम, मैस्टिगोक्लैडस और सिनेटोकोकस, ये चार।
अगला है क्रिप्टोफाइल। क्रिप्टोफाइल या क्रिप्टोफाइट्स वो अलगा होते हैं जो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में पाए जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर बहुत लो होगा ऐसी जगहों पर ये मिलेंगे। इनमें अब देखिए स्नो जब फॉल होती है तो स्नो ठंडी होती है, अलग अलग टाइप की स्नो फॉल होती हैं। अब रेड स्नो अलगा किन्हें कहा जाता है, तो रेड स्नो अलगा कहा जाता है हीमोकोकस निवालिस और क्लेमाइडोमोनास निवालिस। इनकी स्पीशीज को ध्यान में रखिए, निवालिस वाले हैं ये दोनों, हीमोकोकस और क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की और भी स्पीशीज होती हैं, हीमोकोकस की भी और स्पीशीज होती हैं, लेकिन जो निवालिस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेड स्नो एल्गे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ब्लैक स्नो एल्गी ये दो होती हैं, कौन सी, स्कॉशिएला निवालिस, यहां भी देखिए निवालिस आया तो कंफ्यूज मत होइएगा, हीमोकोकस और क्लेमाइडोमोनास निवालिस रेड अलगा होती है। स्कॉशिएला निवालिस ब्लैक स्नो यानी रेड अलगा नहीं, सॉरी, रेड स्नो अलगा होती है, ये ब्लैक स्नो अलगा है। इसके साथ साथ रेफिडोनेमा, ठीक, ये दो नाम ध्यान रखिएगा ब्लैक स्नो के लिए। पर्पल स्नो बहुत ही कम पूछा जाता है, वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहां ना भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक, इसे ना भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अगला है ग्रीन स्नो, हाँ यहां ये ध्यान में रखिए, ये भी देखिए क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीशीज हमने देखी जो रेड स्नो अलगा कहलाती है, क्लेमाइडोमोनास निवालिस। यहां पर ध्यान दीजिए जरा स्पीशीज के नाम में, इसकी स्पीशीज के नाम में येलो कलर आया हुआ है, लेकिन ये कौन सी स्नो एल्गा कहलाती है, ग्रीन स्नो एल्गा। ठीक, नाम में है येलो स्टोनियंसिस, लेकिन ये ग्रीन स्नो एल्गा कहलाती है। एपीफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे किसी प्लांट पर ग्रो होंगे। ठीक है, वो प्लांट्स जो किसी प्लांट पर ग्रो, लेकिन वहां से न्यूट्रिशन नहीं लेते, सिर्फ सपोर्ट लेते हैं। यानी पैरासाइट अलग होता है, एपीफाइट अलग होता है। प्लांट पर ग्रो होगा लेकिन उस प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं लेगा, केवल सपोर्ट लेगा, खाली सहारे के लिए वहां पर होता है। तो ऐसे कौन कौन से एपीफिटिक एल्गी हैं, यहां पर उडोगोनियम कहां ग्रो होता है, ये ग्रो होता है वाउचेरिया पर और प्रोटोकोकस पर, ये दोनों भी एल्गे हैं, हमने अभी अभी देखा। ठीक, इसके साथ में चीटोनीमा, ये बेट्रेकोस्पर्मम, ये रेड एल्गा का मेंबर होता है, रोडोफाइसी का, उस पर ग्रो होता है, बस खाली सपोर्ट के लिए ग्रो होता है। और सीलोचीट यानी चीटोनीमा, सीलोचीट और उडोगोनियम, ये तीनों एपीफाइट्स होते हैं, यानी दूसरे प्लांट्स पर, दूसरे एल्गी पर ग्रो होते हैं, लेकिन वहां से न्यूट्रिशन नहीं लेते, सिर्फ सपोर्ट के लिए वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सीलोचीट है ये कहां होता है, ये होता है टाइफा पर। टाइफा दोस्तों ये एक एंजियोस्पर्म है, अलगा नहीं है, एंजियोस्पर्म है। और वेलिस्नेरिया ये भी एक एंजियोस्पर्म है। वेलिस्नेरिया में आप लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन होता है। ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो अलग अलग आप कह सकते हैं हैबिटेट्स से हैं, दोनों ही एंजियोस्पर्म है। वेलिस्नेरिया हाइड्रोफाइट है, यानी कि पानी में पाया जाता है, वहां डेवलप होता है। और ये जो टाइफा है ये हेलोफाइट है, यानी कीचड़ दलदली मिट्टी में ग्रो होता है। ठीक है, तो वहां पर उनके ऊपर कौन ग्रो होता है, कौन सा अलगा, सीलोचीट। अगला है एंडोफाइट। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एल्गी पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो, एनाबीना एजोली, नाम से पता चल रहा है एजोली, यानी ये अजोला के अंदर मिलेगा। अजोला क्या होता है, एक टेरिडोफाइट है, उस टेरिडोफाइट की लीव्स में और रूट्स में प्रेजेंट होता है एनाबीना। ठीक, एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, उनमें से एक स्पीशीज है इसकी एजोली, जो कि एजोला की लीफ पर और उसके साथ साथ उसके रूट्स पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये चीज यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा प्लीज। अगला है एनाबेना की बाकी की स्पीशीज भी होती हैं जो साइकस के कोरोलॉइड रूट, यहाँ पे स्पेशल टाइप का रूट मिलता है साइकस में। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, ये एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें कोरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं। कोरोलॉइड रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो सॉइल के अंदर नहीं जाती, सॉइल के बाहर आती हैं, यानी निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं।
पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। फोटोट्रॉपिक का मतलब कि सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, है ना, इसीलिए ये ऊपर की तरफ आती हैं। और अगर इन रूट्स को आप कट करेंगे तो उनके कॉर्टिकल रीजन में जो कॉर्टेक्स होता है वहां पर आपको मिलेगा एना बेना। ये ध्यान में रखिएगा, अगर कभी एना बेना और नॉस्टॉक दो ऑप्शन हो तो आप एना बेना पर ही जाएंगे, ठीक, इनमें नॉस्टॉक नहीं पाया जाता है। नॉस्टॉक आपको मिलता है एंथोसिरोस के थैलस के अंदर। एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, राइट, ये एक ब्रायोफाइट है जो लीफी स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस, ये सारी चीजें होती हैं। तो उनमें जो लिवरवर्ट होता है यानी लीव्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनमें से एक है एंथोसिरोस, ब्रायोफाइट है, उसके अंदर ये नॉस्टॉक पाया जाता है। अब ये नॉस्टॉक है, नाइट्रोजन फिक्स करेगा और उसका फायदा मिलेगा एंथोसिरोस को भी। इसी तरह से पहले भी हमने जो दो देखे, एजोला में और साइकस के कोरोलॉइड रूट में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा एनाबेना की वजह से, राइट। अब आगे आता है एपिजोइक। ये दोनों नाम जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। अभी तक हमने फाइट देखे थे यानी कि प्लांट के ऊपर, अब हम देख रहे हैं जोइक। जूओलॉजी या जूओ से ये टर्म आया है, यानी कि जोइक है तो एनिमल पर। एपी का मतलब होता है अबव, ऊपर, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर। एपिजोइक यानी एनिमल के बॉडी के ऊपर ये ग्रो होंगे, अंदर नहीं। इनमें कौन कौन है? क्लैडोफोरा कहाँ होता है? स्नेल्स के ऊपर ग्रो होता है। फिर स्टेजियोक्लोनियम, ये फिश की गिल्स पे प्रेजेंट होता है। फिश की गिल्स में कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, ये वहां पर प्रेजेंट होता है जस्ट फॉर सपोर्ट, राइट। तो क्लैडोफोरा स्नेल्स पर, स्टेजियोक्लोनियम फिश की गिल्स पर, और प्रोटोडर्मा होता है टर्टल के बैक पर। उनका जो ऊपर का बैक होता है, शेल होता है, बहुत हार्ड होता है, उसी पर ये ग्रो होता है। ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो प्रेजेंट होगा, वो प्रोटोडर्मा है, अलगा है, राइट। एंडोजोइक, राइट। अब एंडो का मतलब मैंने बताया था इनसाइड, यानी जो यानी कि एनिमल के अंदर कौन कौन होंगे? ज़ूक्लोरेला, तो ये कहां होगा? हाइड्रा विरिडिस। हाइड्रा एक एनिमल है, हाइड्रा प्रोटोजोवन है, उस प्रोटोजोवन के अंदर मिलता है आपको ज़ूक्लोरेला। ये ग्रीन अलगा होता है। इसके बाद में कोरल्स जो होते हैं, कोरल रीफ जो होती है, उसके अंदर पाया जाता है ज़ूज़ैंथिली, ठीक है, ये भी अलगा है। ये नाम तो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कई सारे नाम है दोस्तों, समझ सकते हैं, मगर याद तो करना पड़ेगा क्योंकि आपकी लड़ाई भी काफी लंबी है और लंबी लड़ाई के लिए लंबी तैयारी जरूरी होती है। अगला है साइनिली। साइनिली पाया जाता है प्रोटोजोअन्स के अंदर, शरीर के अंदर, ठीक। पैरासिटिक एल्गा कौन से होते हैं? सिफाल्यूरोस वेरिसेंस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम कई बार पूछा जा चुका है। और ये जो सिफाल्यूरोस वेरिसेंस है ये आता है ग्रीन एल्गा यानी कि क्लोरोफाइसी से, ये ध्यान रखिएगा। जो सिफाल्यूरस है ये पैरासिटिक एल्गा है और ये ग्रीन एल्गा है, राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा। जनरली हम क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गे ग्रीन है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और स्टार्च बनाएंगे और खा पीकर खुश रहेंगे। मगर ये पैरासाइट होता है, ये दूसरे प्लांट पर ग्रो होता है। और वो कौन से प्लांट्स है जिन पर ये ग्रो होता है? वो प्लांट्स हैं टी और कॉफी, इनकी लीफ पे ये ग्रो हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जहां पर लीफ पर ये ग्रो होगा वहां पे रस्ट के पॉस्ट्यूल्स बन जाएंगे। ऐसे जो लीफ होते हैं उन पर आप देखेंगे तो गोल 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 ऐसे पॉस्ट्यूल्स बन जाएंगे, यानी कि इंफेक्शन के निशान हो जाएंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए कि सिफाल्यूरोस वेरिसेंस की वजह से किस प्लांट पर रेड रस्ट कॉज होता है मगर उसके इकोनॉमिक वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आता, कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टी के लीफ पर भी और कॉफी के लीफ पर भी ये सिफाल्यूरस ग्रो होता है, रेड रस्ट कॉज करता है। अगर टी पर ये रेड रस्ट कॉज करेगा तो टी की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि टी की लीव्स का ही इस्तेमाल होता है, चाय की पत्ती का ही इस्तेमाल होता है चाय बनाने के लिए। अब अगर वो पत्ती ही इन्फेक्टेड होगी तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन कॉफी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉफी
का जो इकोनॉमिक पार्ट है वो होता है उसका बीन, उसके सीड्स। तो सीड्स पर ये इन्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए अगर लीफ पर, कॉफी के लीफ पर सिफेलुरस वेरिसेंस का इन्फेक्शन है भी, रेड रस्ट है भी, तो भी उसके इकोनॉमिक वैल्यू पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके बीन्स साइज में छोटे हो सकते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा इस इन्फेक्शन की वजह से, बट उसके इकोनॉमिक वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। ओके, यहां पर अगला भी एक और एग्जांपल है पैरासिटिक एल्गा का, जो कि है फाइलोसाइफॉन। फाइलोसाइफॉन किस पर पैरासाइट होता है? ये एरिसैरम वल्गेर नाम के एक प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक, बस यहाँ पे इन चीजों को याद कर लीजिए। अगला है सिम्बायोटिक एल्गा। तो सिम्बायोटिक एल्गा लाइकेन हमें पता ही है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं, यानी इफ टू ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट ईच अदर द एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लाइकेन्स में कौन कौन से दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं? तो एक होता है एल्गा और दूसरा होता है फंगस। ठीक है, ये दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे का भला करते हैं। एल्गा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाएगा, वो फूड मटेरियल का इस्तेमाल एल्गल सेल्स भी करेंगे और लाइकेन में प्रेजेंट फंगल सेल्स भी करते हैं। फंगस क्या करता है? फंगस करता है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की वजह से ये जो एल्गल सेल्स हैं ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, इनको भी स्पेस मिलता है। ठीक, अब सिम्बायोटिक एल्गे में भी हमने देख लिया कि अब जो सिम्बायोटिक एल्गे होते हैं वो भी मोस्टली क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, यानी ग्रीन एल्गे होते हैं। इसके साथ साथ साइनोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं। राइट, तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि मोस्टली क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो लाइकेन्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम यहाँ पर रोकते हैं। अब तक हमने एल्गी के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे, लेकिन बहुत लंबे होने की वजह से कहीं बोर ना हो जाएं आप, इसीलिए वीडियोस को छोटा रखेंगे ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे और रिवीजन भी चलता रहे। तो अपने रिवीजन को चलने दीजिए। आपके टेलीग्राम चैनल पर लगातार पीडीएफ नोट्स भी पहुंच जाएंगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो कुछ भी मेरे पास अवेलेबल होगा वो भी आपको वहां पर जरूर मिल जाएगा। इसी के साथ आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्टडी मटेरियल है जिससे दूसरों को भी हेल्प हो सकती है, तो उसे भी प्लीज उस टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर कीजिए। मैंने वहां पर वो ऑप्शन ऑन कर दिया है आप सभी के लिए भी, आप भी चाहें तो वहां पर अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपके कमेंट्स हैं जो आप इसमें इंप्रूव करना चाहते हैं या आपके कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ वो 2 टास्क याद रखिए जो आज के वीडियो में आपको मिले हुए हैं, हैमरलिंग और एसिटाबिलारिया। राइट, इन दोनों को आपको खोजकर कमेंट में जरूर लिखना है इनके क्या कनेक्शन है। इसी के साथ अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उससे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।